हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। दोस्तों, आज के मेंस करंट अफेयर्स सेशन में हम दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक है आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम और दूसरा है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सेशन की और एक एक करके इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली आरबीआई की जो स्कीम थी, इसको प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन। इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपके जो मेंस का सिलेबस है उसमें एक सब टॉपिक है कि रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो वहां से ये क्वेश्चन जो है आ सकता है, तो इसलिए ये स्कीम इंपॉर्टेंट है और इसके लिए इसको डिस्कस करना भी क्रूशियल है। अब स्कीम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ओम्बड्समैन क्या होता है। देखिए, ओम्बड्समैन एक ऑफिसर होता है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है which resolves the complaints of customers या citizens against these। कोई सर्विस प्रोवाइडर है या फिर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है ना। तो सपोज कीजिए कि कोई बैंक है और बैंक में से आप उसकी सर्विस से खुश नहीं हैं, या कुछ आपके साथ बैंक ने ऐसा किया है जो उसको नहीं करना चाहिए था एज अ कस्टमर आपके साथ। तो आप मान लीजिए कंप्लेन की, पहले आपने बैंक अथॉरिटीज को, बैंक अथॉरिटीज ने उसका रेजोल्यूशन नहीं किया गया है। तो एक ओम्बड्समैन है, ओम्बड्समैन एक ऑफिसर है जिसको बैंक ने या फिर आरबीआई ने अपॉइंट किया है, जिसके पास आप जाकर के कह सकते हैं कि देखिए मेरी ये कंप्लेंट थी और मैंने बैंक को बताया भी, बट बैंक ने मेरा इसका कंप्लेंट का कोई रेजोल्यूशन नहीं किया है। तो अब आप बताइए कि बैंक के साथ क्या करना चाहिए। तब जो है वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है जिसको अपॉइंट किया गया है, जिसको हम ओम्बड्समैन कहते हैं, वो उस प्रॉब्लम को या उसकी कंप्लेंट को रिजॉल्व करेगा। ये कॉन्सेप्ट ओम्बड्समैन का कहां से आया था? ये कॉन्सेप्ट आया था स्वीडन से। तो आपने जब गवर्नेंस आपने पढ़ा होगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, तो उसमें जैसे लोकपाल है, तो लोकपाल भी क्या है? एक तरह का ओम्बड्समैन है। तो अब आरबीआई ने इंटीग्रेट किया है। इंटीग्रेट का मतलब कि पहले से कुछ था क्या जिसको इंटीग्रेट किया गया? जी हाँ। तो मैं बताता हूं इसके बारे में कि पहले आरबीआई की 3 ओम्बड्समैन हुआ करते थे। एक जो बैंकिंग सेक्टर का ओम्बड्समैन होता था, बैंक्स को देखता था। एक होता था जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट्स है तो उनको देखते थे। और एक होता था जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई कंप्लेंट आती है तो उनको देखने के लिए। तो 3 स्कीम्स थी आरबीआई की। बैंकिंग वाली सबसे पुरानी थी जो कि 2006 में लॉन्च हुई थी, एनबीएफसी की 2018 में आई थी और डिजिटल ट्रांजैक्शन वाली 2019 में आई थी। तो ये जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है, इसने क्या किया है कि जो पुरानी 3 स्कीम्स थी अब इनको मर्ज कर दिया गया है, इंडिविजुअल स्कीम को बंद कर दिया गया है। तो अब 3 की जगह एक ही बैंकिंग ओम्बड्समैन होगा, एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में होगा। तो 3 अलग अलग जगह जाने की किसी को जरूरत नहीं है। ये स्कीम किन पर लागू होगी? वो सारी एंटिटीज जिनको आरबीआई रेगुलेट करती है, जैसे बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, इन पर लागू होगी। साथ ही साथ जो नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जिनका डिपॉजिट साइज मोर देन 50 करोड़ है, उन पर भी ये स्कीम लागू होगी। मतलब अगर नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक में आपका अकाउंट है और उसका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ से ज्यादा है, तो आप उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट लेकर के इस आरबीआई ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। तो ये इस स्कीम की कहना चाहिए बिल्कुल कहना चाहिए एक समरी टाइप है। इसकी फीचर्स जो है हम डिटेल में जानेंगे, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए दोस्तों, ये जो ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट है ये कोई नया नहीं है। 1990s में आरबीआई ने इसकी शुरुआत करी थी, बट जो सिस्टम था, ये सिस्टम जो है लोगों को काफी पसंद नहीं आया था। लोगों के जो ग्रीवांसेस थे वो एड्रेस
नहीं हो पाते थे। क्यों नहीं हो पाते थे? क्योंकि काफी बार क्या बैंक क्या करते थे कि बोलते थे कि ये सर्विस तो कवर्ड ही नहीं है जिसकी आप कंप्लेंट लेके आए हैं, या फिर कुछ टेक्निकल ग्राउंड बता देते थे कि देखिए इसकी वजह से हो गया, क्योंकि हमारा सर्वर नहीं चल रहा है, क्योंकि ऐसा हो गया है, क्योंकि हमारा उस पे पोजीशन पे कोई आदमी नहीं है, और बहुत सारे आपको टेक्निकल ग्राउंड देकर के जो सर्विस डेफिशिएंसी थी उसको पूरा नहीं करते थे, आपके जो ग्रीवांस थे उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते थे। तो अब इस स्कीम की जरूरत थी कि भैया ऐसा ना हो। अब बैंकिंग सेक्टर में आप देखिए कितना कंपटीशन है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं, तो अगर उनको कस्टमर्स को ठीक से सर्व नहीं करेंगे तो बैंक्स जो हैं वो चल नहीं पाएंगे, मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। तो आरबीआई को था कि अब एक ऐसी अब हमें सिस्टम लाना पड़ेगा जहां पे जो कस्टमर्स हैं उनके हितों का भी ध्यान रखा जाए, और जो भी उनके ग्रीवांसेस हैं अगेंस्ट बैंक्स या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वो ठीक टाइम से रिजॉल्व हो पाए। इसलिए इस स्कीम को लेकर के आया गया कि थोड़ा सा आसान बनाया जाए, कस्टमर्स के ग्रीवांसेस को रिजॉल्व करने में हेल्प हो सके। अब डिटेल में बात करते हैं इसके फीचर्स की। जो सबसे पहला फीचर है वो ये है कि अब कस्टमर को ये नहीं देखना पड़ेगा कि मुझे किसके पास जाना है। अच्छा मेरा खाता तो एनबीएफसी में है तो मैं कहां जाऊं, एनबीएफसी का वो कहां पे होता है, कैसे उसके ग्रीवांस को मैं अपने ग्रीवांस को रख सकता हूं उसके पास। अब चाहे बैंक हो, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक हो जिसका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ से ज्यादा है, आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है ये कौन सी स्कीम इस पे लागू होगी, कहां पे कंप्लेंट होगी। अब एक ही ओम्बड्समैन है सबका, है ना, तो एक ही ओम्बड्समैन है, तो अब कस्टमर को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यार कौन सी स्कीम में मुझे जाना है। डेफिशिएंसी इन सर्विस, जैसे मैंने अभी बताया कि इसकी जरूरत क्या थी कि कई बार बैंक्स जो है वो मना कर देते थे कि सर्विस इज नॉट कवर्ड। कि सर्विस तो कवर्ड नहीं होती, कि जी घर में चेकबुक भेजना जो है वो बैंक की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो आपको बैंक से ही कलेक्ट करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा कुछ भी बहाना जो है बैंक्स बना देते थे और ठीक से सर्विस प्रोवाइड नहीं करते थे। बट अब आरबीआई ने क्या किया है, स्कीम में बताया है कि अगर किसी भी तरह की सर्विस में डेफिशिएंसी होती है, जो भी बैंक्स के उसमें लिखा गया है कि वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अगर वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं किसी भी वजह से, ए टू जेड कोई भी वजह हो सकती है, तो आप जो है कस्टमर जो है वो कंप्लेंट कर सकता है ओम्बड्समैन के पास। वन नेशन वन ओम्बड्समैन, ये इसी पे, जैसे अब मैंने बताया कि आरबीआई के अभी तक क्या थे, 3 ओम्बड्समैन थे, एक जो बैंक्स को देखता था, एक एनबीएफसी को, एक डिजिटल ट्रांजैक्शन को, उनके 22 ऑफिस थे। तो क्या हो रहा था कि कस्टमर को, अच्छा नहीं ये आपका ट्रांजैक्शन तो जो है वो दिल्ली से हुआ है, तो आप बॉम्बे ऑफिस में क्यों कर रहे हैं फोन, आप दिल्ली ऑफिस में करिए, ये तो बैंक का नहीं एनबीएफसी का मामला है, आप वहां जाइए, है ना। तो मतलब क्या कस्टमर्स को बहुत परेशानी होती थी। अब पूरे देश का एक ओम्बड्समैन है जो कि बैंकिंग सेक्टर या एनबीएफसी सेक्टर से डील करता है, तो अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही ईमेल आईडी है उस ओम्बड्समैन का, एक ही फोन नंबर है, एक ही एड्रेस है, आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। वन नेशन वन ओम्बड्समैन के कॉन्सेप्ट को ये स्कीम लेकर के आई है। सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर होगा, वो चंडीगढ़ में एस्टेब्लिश किया जाएगा, जहां पर पूरा डेटाबेस बनेगा, कितनी कंप्लेंट्स आई हैं, कितनों का रेजोल्यूशन हो गया है, कितनी पेंडिंग है, उनकी बकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे क्या हो कि ये जो सिस्टम है वो ढीला ना पड़े और जो कस्टमर के ग्रीवांसेस हैं वो टाइमली रिजॉल्व हो सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज किया जाएगा फॉर फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ ग्रीवांसेस। अपीलेट अथॉरिटी का भी प्रोविजन है कि मान लीजिए ओम्बड्समैन के फैसले से आप जो है सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसके फैसले के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं, और अपील का आप कहां कर सकते हैं, एक अपीलेट अथॉरिटी बनाई गई है, और इस अपीलेट अथॉरिटी कौन होगी, जो आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जिनके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है आरबीआई का, जो इसके हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो इसकी अपीलेट अथॉरिटी बनाए गए हैं। तो ये इसके सेलिएंट फीचर्स हैं। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, सबसे पहले जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसको देखिए कितना इसने इंप्रूव कर दिया है। अब एक ही जगह पर सब चीज आ गई है, एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, एक ईमेल आईडी दिया गया है,
साथ में बताया जाएगा कि आप इस ओम्बड्समैन के सहायता से कैसे अपने ग्रीवांसेस को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसने बहुत इजी एक मैकेनिज्म बना दिया जो कि इंप्रूव करेगा ग्रीवांस रिड्रेसल को। एक यूनिफॉर्मिटी आई है, अब बैंक टू बैंक अलग अलग ओम्बड्समैन की जरूरत नहीं होगी, एनबीएफसी के लिए अलग जरूरत नहीं होगी। एक यूजर फ्रेंडली मैकेनिज्म दिया गया है, अपनी कंप्लेंट्स को लॉन्च करने के लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है। तो एक यूजर फ्रेंडली मैकेनिज्म जो है इसने क्रिएट किया है। लार्जर बेनिफिट, लगभग 44 करोड़ 44 करोड़ लोन अकाउंट्स हैं इस देश में और 220 करोड़ डिपॉजिट अकाउंट्स हैं। तो सोचिए इतना बड़ा कस्टमर बेस था और अभी तक इसके पास कोई एक ऐसी ओम्बड्समैन नहीं था, एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन नहीं था। अब इस स्कीम के आने के बाद क्या होगा कि इन सारे जो भी ये कस्टमर्स हैं, आप सोचिए जिनके डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, लोन अकाउंट्स हैं, कितना बड़ा उनको बेनिफिट मिलेगा। बैंक्स को ना चाहकर भी अपनी सर्विसेज को इंप्रूव करना पड़ेगा, कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज उनको देनी पड़ेगी। तो ये क्या था, इसका सिग्निफिकेंस था आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम का। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ है जिसका नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल। ये बिल लाया गया था, लेकिन अब ये बिल पार्लियामेंट से पास हो चुका है, लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया है और प्रेसिडेंट का एसेंट भी इसको मिल चुका है। तो अब जो है ये बिल नहीं रहा है, अब बल्कि ये एक्ट बन गया है। और इस एक्ट क्या चाहता है कि एक नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश हो। ये क्या काम करेगा, ये फाइनेंस करेगा जो भी क्रिटिकल नेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी फाइनेंस प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको फाइनेंस करेगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आखिर होते क्या हैं। ये तो एक नाम दे दिया गया है एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जिसका नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अब ये डीएफआईज क्या होते हैं, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो क्या करेगा, ये फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। किस चीज के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, डेवलपमेंट के लिए। कैसे डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। तो जो इसका होल पर्पस है या स्पेसिफिक जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये गवर्नमेंट ओन्ड भी हो सकती है, ये प्राइवेट ओन्ड भी हो सकती है, गवर्नमेंट एडेड भी हो सकती है। अब इसके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि रोल क्या है किसी भी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। दोस्तों अभी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनका फाइनेंस कहां से आता है, उनका फाइनेंस आता है बैंक से। बैंक्स के पास जो डिपॉजिट्स होते हैं जैसे हम लोग करते हैं, तो वो क्या होते हैं, शॉर्ट टू मीडियम टर्म डिपॉजिट होते हैं। जैसे आपने एफडी करवा दी, मान लीजिए 5 साल की करा दी, 2 साल की करा दी, या जो हमारे सेविंग अकाउंट्स होते हैं उसमें से तो हम पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। तो जो बैंक्स के पास डिपॉजिट आते हैं वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के होते हैं कि कोई 15 दिन बाद निकाल सकता है, चलो ठीक है एफडी करवा दी तो 5 साल तक रखे रहेगा। पर जो वो लोन्स देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, वो क्या होते हैं, वो तो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, है ना। भैया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनेगा, किसी रेलवे लाइन बेचने पर 20 साल लग गए, 25 साल लग गए, 30 साल लग गए, है ना। तो बहुत उनका लॉन्ग टेन्योर होता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो लोन्स हैं ये तो उनके एसेट्स हैं, जिससे जो उनको पैसा आएगा वो लॉन्ग टर्म में आएगा, 20 साल 25 साल बाद। और जो उनकी डिपॉजिट जो कि उनकी लाइबिलिटी है ना, ये क्या है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म। इसकी वजह से क्या होता है कि एसेट लाइबिलिटी मिसमैच होता है, एसेट लाइबिलिटी मिसमैच होता है। और इस एसेट लाइबिलिटी मिसमैच की वजह से बैंकिंग सेक्टर जो है कभी कभार घाटे में आ जाता है, जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एनपीएज हो रहे हैं। इसीलिए क्या बनाया गया था, शुरुआत से इंडिपेंडेंस के बाद से ये हुआ था कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश किए जाएं, जो कि इस तरह के जिनका लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है ऐसे प्रोजेक्ट्स का, उनको फाइनेंस करने के लिए स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस बने। तो बनाए गए, है ना।
कब बना? जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो बनाई गई 1948 में। उसके बाद आईसीआईसीआई आया, है ना, वो आया 1955 में। आईडीबीआई आया 1964 में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस तरह से ये इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश हुए आजादी के बाद। लेकिन 1970s 1980s तक आते आते क्या हुआ कि हमने इनको डिसबैंडिंग कर दिया, हमने छोड़ दिया कि अब नहीं बनाएंगे, बल्कि जो बनाए थे आईसीआईसीआई या आईडीबीआई, इनको हमने कमर्शियल बैंक्स में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि ये होने लग गया कि यार ये भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और इनके भी बहुत सारे जो है एनपीएस हो रहे हैं और ये ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों ना इनको कमर्शियलाइज कर दिया जाए। तो 1970s 80s तक आते आते इनको जो है डिसबैंडन कर दिया गया। अब जबकि ये बजट में अनाउंसमेंट हुआ था कि एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश होगा, तो फिर से जो है कहना चाहिए इस तरह के मॉडल की, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मॉडल की दोबारा से एक कमबैक हुआ एक तरीके से। तो अब जो है वो जानते हैं कि इसकी नीड क्यों पड़ी, कि हम दोबारा से इस मॉडल पर आना चाहते हैं। सबसे पहली जो जरूरत थी वो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की, क्योंकि हमारे यहां अभी भी फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड्स हैं, रेलवेज हैं, वेयर हाउसेज हैं, पोर्ट्स की कैपेसिटी है, एयरपोर्ट्स बनाने हैं हमें नए नए, तो इनकी अभी भी बहुत कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट है ना। और अगर हमें ग्रो करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बहुत जरूरी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए हमें चाहिए, क्या चाहिए? पैसा चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा? फाइनेंस, पैसा चाहिए। तो ये पैसा कहां से आएगा? तो उसके लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बनाया गया कि भाई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेगा, वो ऐसे नॉर्मल लोगों को लोन वगैरह नहीं देगा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं को फाइनेंस करेगा। सेकेंडली, बैंकिंग सेक्टर की लिमिटेशन, जैसे मैंने अभी बताया कि एसेट लायबिलिटी मिसमैच होता है, तो बैंक्स जो हैं दे आर नॉट द राइट इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंडिंग, है ना। तो इसकी वजह से जो भी जरूरत है कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म में लोन दे सके। बैंक्स लोन देते तो हैं, बट उसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एनपीए का क्राइसिस, अभी तक तो बैंक्स दे ही रहे थे, बट अब क्या हो रहा है कि एनपीएस है, खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तो हालत काफी बुरी है। तो उसकी वजह से क्या जरूरत है कि एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस हो जो कि लोन्स प्रोवाइड कर सके फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि बैंक्स की आज हालत ऐसी नहीं है कि वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स दे पाए। पेंडेमिक इंड्यूस्ड क्राइसिस, आप लोग जानते हैं कि कोविड पेंडेमिक की वजह से जो हमारी ग्रोथ रेट है वो पहली बार नेगेटिव जोन में गई थी। अब इस ग्रोथ रेट को दोबारा बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए जरूरत है कि अब क्या हो? इन्वेस्टमेंट हो, है ना। और इन्वेस्टमेंट सरकार किस में चाहती है? इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो। जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन होता है तो बहुत लोगों को क्या मिलती है? जॉब्स भी मिलती हैं, तो ग्रोथ को भी बढ़ावा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। तो इसलिए सरकार चाह रही है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना जाए जो कि इकोनॉमी को अब पुश कर पाए। इकोनॉमिक बूस्ट इसी से रिलेटेड है। इकोनॉमिक बूस्ट कैसे मिलेगा? जब इन्वेस्टमेंट होगा इकोनॉमी में, और इन्वेस्टमेंट किस में होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, जो कि हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को हेल्प करेगा, तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज ग्लोबल सक्सेस। ऐसे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहे चाइना है, ब्राजील है, सिंगापुर है, वहां पर भी ऐसे इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए गए हैं और वो काफी सक्सेसफुल रहे हैं। तो उसी को देखते हुए जो है फिर से एक बार कहना चाहिए इस मॉडल को अपनाया जा रहा है कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हो, उनको रिवाइव किया जाए। एक नया इंस्टीट्यूशन हमने बनाया है इसी चीज के लिए कि हमारे भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बूस्ट मिल सके, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। बट इसके सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहला चैलेंज है कि फंड्स, वो उसको फाइनेंस करना है, तो फाइनेंस करने के लिए फंड्स की जरूरत है। तो वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहां से लेकर के आएगा? एक सस्टेनेबल सोर्स क्या होगा उन फंड्स का, ये एक देखने वाली बात होगी।
नेक्स्ट इज क्रेडिट डिसीजन, किस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हमें फाइनेंस करना है, किसको नहीं करना है, कितना अमाउंट देना है, ये डिसीजंस जो है वो किस बेसिस पर लिए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा उसमें भी, तो ऐसा ना हो कि जो बैंकिंग सेक्टर में हो रहा है वो इस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ भी हो। काउंटर प्रोडक्टिव कंपटीशन, ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट्स तो कम हो और उन प्रोजेक्ट्स के पीछे ये डीएफआई भी लगा हो, बैंक्स भी लगे हो, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर भी, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो इस बैंक को एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो इसीलिए एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म में फाइनेंस दे पाए। बट ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट्स तो हो बहुत कम और पैसा देने वाले बहुत ज्यादा लोग हो जाएं 2-4 साल बाद, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। बैलेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, अब गवर्नमेंट चाह रही है कि जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो, बट जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो गवर्नमेंट को जो है उस पर ट्रस्ट करना होगा कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो कोई भी क्रोनी डिसीजंस नहीं लेगा या वो इस काम को अच्छे से निभा पाएगा। तो एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश करना है बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। स्टाफ, अब जो बैंक्स की जो एनपीएस हुए हैं उसमें एक जो सबसे बड़ा कारण था वो था प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का। और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के लिए क्या चाहिए, आपको रिस्क एसेसर्स चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स चाहिए जो कि उसको अच्छे से देख पाए, है ना। आपके पास सीए होने चाहिए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो प्रोजेक्ट्स को ठीक से जो है इवेल्युएट कर सके, वो बता सके कितना रिस्क इन्वॉल्व है, क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे आपको स्टाफ को चाहिए, तो आपको पहले उनको हायर करना पड़ेगा, उनको रिटेन करना पड़ेगा, उनको अच्छी सैलरी जो है उनको देनी पड़ेगी। तो ये सारे जो है आज के दिन पे चैलेंजेस हैं इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सामने। तो क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं? जो सबसे पहली चीज है, फाइनेंशियल हर्डल को ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो पेंशन फंड्स है ना, पेंशन फंड्स क्या होता है कि अभी हर एक की सैलरी से कटते हैं और वो जब रिटायर होते हैं तब उनको मिलता है, तो वो बहुत लंबे टाइम के लिए जो है आप फंड्स जो है वो इकट्ठा किए जाते हैं, डिपॉजिट किए जाते हैं। तो ऐसे फंड्स का एक्सेस मिल सके इस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। इसी तरह से जो एक्सटर्नल बोरोइंग्स हैं वो भी अलाउ करनी चाहिए कि बाहर से ये पैसा उठा सके, ओवरसीज मार्केट से सस्ते में अगर लोन मिल सकता है तो वहां से वो लोन ले ले। पेंशन फंड्स है, इंश्योरेंस फंड्स है, इन सबका एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि यहीं से जो लॉन्ग टेन्योर के लोन्स हैं वो यहां से आ सकते हैं। साउंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, अब गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि एक प्रोफेशनल बोर्ड एस्टेब्लिश किया जाएगा जिसके 50% जो भी बोर्ड के मेंबर्स होंगे दे विल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन से होते हैं, जो कि उसको मैनेज कर रहे होते हैं, उसका पार्ट होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव कौन से होंगे, जो कि बाहर से होंगे, उनका डे टू डे एक्टिविटीज से कोई लेना देना नहीं होगा। तो उनको कहना चाहिए एक सुपरवाइज करने के लिए एक थर्ड पार्टी के कुछ मेंबर्स होंगे, 50% ऐसे मेंबर्स होंगे जो उसकी डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट वो देख पाएंगे कि बोर्ड कैसे डिसीजन ले रहा है, कैसे उसको मैनेज कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है, ऐसे ही साउंड मैनेजमेंट की जरूरत है। थर्ड इज कॉम्पिटेंसी, जैसे मैंने बात की स्टाफ की, तो यहां क्या चाहिए, आपको एक्सपर्ट्स चाहिए, है ना, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स हो, चाहे वो इवैल्यूएटर्स हो। तो इस तरह के आपको स्टाफ की जरूरत है, ये उनको लेने चाहिए, ये उनको हायरिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट इज गोइंग बियॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो प्राइवेट सेक्टर सरकार इसलिए नहीं लाना चाहती है कि सिर्फ उनसे हमें फाइनेंस चाहिए, बल्कि क्या, बल्कि बहुत सारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी सैनिटेशन का है, वाटर सप्लाई है, हेल्थ है। तो फाइनेंस के अलावा क्या चाहिए, हमें एक्सपर्टीज चाहिए, हमें स्किल चाहिए प्राइवेट सेक्टर की। इसलिए जरूरी है कि जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये फाइनेंस के बियॉन्ड भी जाए, ये ऐसी एक्सपर्टीज, ऐसी स्किल लेकर के आए जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट ना करे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, बल्कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे हेल्थ हो गया, वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया,
इन सब चीजों को भी इंप्रूव करने में हेल्प कर सके, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब ग्रोथ होती है तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी होता है। नेक्स्ट इज एंश्योरिंग गुड गवर्नेंस। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट बनाया है, बट जो गवर्नमेंट है वो उसमें इंटरफियर ना करे, रूल्स रेगुलेशंस बनाए, स्ट्रेंथन करे रेगुलेशन को, जो उसको गवर्न करें। एक उसका सुपरविजन भी होना चाहिए, सुपरवाइजिंग अथॉरिटी, चाहे आप आरबीआई को रख सकते हैं, उनकी ऑडिटिंग भी होनी चाहिए, ये देखने के लिए जो कि डिसीजंस वो ले रहे हैं वो इकोनॉमिकली वाइज डिसीजन ले रहे हैं नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने बना दिया इंस्टीट्यूशन और फिर उसको खुला छोड़ दिया, उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई सुपरवाइजिंग अथॉरिटी नहीं है, उनका कोई ऑडिट नहीं हो रहा है। तो चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत जरूरी है, इसलिए गुड गवर्नेंस इंश्योर सरकार को करना पड़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो मेन दिक्कत आती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में वो किसकी होती है? लैंड एक्विजिशन नहीं हो रहा है, क्लियरेंसेस नहीं मिल रहे हैं, है ना, और कोई डिपार्टमेंट से चीजें अटकी हुई हैं। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इन चीजों में अटके रहेंगे तो चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो बैंक्स हो या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उनका जो पैसा है वो भी लटक जाता है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो लॉस किसको होगा? उन बैंक्स को होगा, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को होगा जो कि उनको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सक्सेसफुल बनाना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी लाना पड़ेगा, सो दैट क्या हो सके कि ये लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस या बाकी जो ऑब्स्टेकल्स हैं, ये ऑब्स्टेकल्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फेस ना करने पड़े और वो जो उनके टाइमलाइंस हैं वो उन पर जो है वो कंप्लीट हो पाए। तो ये सारे जो हैं आपको कहना चाहिए एक्टिविटीज हैं या फिर ये सजेशंस हैं जो आप सरकार को अपनाने पड़ेंगे जब वो इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और मैं चाहता हूं कि प्लीज आप इस लेक्चर को देखिए और नोट्स जो दिए गए हैं उनको रिवाइज करिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।